हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर प्रयागराज से। मैं लगातार 10 वर्षों से इस टीचिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूं। लॉकडाउन के समय आप सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने यूट्यूब पर क्लास 9th व 10th के यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड्स की एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के सभी पार्ट्स की कक्षाएं बनाना और इसे डाउनलोड करना प्रारंभ किया है। हमारी वीडियो आप देखें, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाली आगामी वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। हमारा मकसद है कि आप बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके लिए इस चैनल को हमने सिर्फ बोर्ड कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 9वीं और 10वीं की कक्षाओं के लिए तैयार किया है। इसलिए आप लोग इस पर या इन वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम लोग पहला लेक्चर्स देखेंगे, क्लास 9th ज्योग्राफी का है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी भारत की आकार एवं स्थित का ये चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है, पहला शुरू करते हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर we'll have to get details information about latitude and longitude, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जाने बिना हम इस चैप्टर की गहराई तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए इस पहली वीडियो पे हम लोग लैटिट्यूड लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। पहले नंबर पे अगर देखें तो लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से सतह पर खींची गई कोणीय काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को मिलाती हैं। इसको हम लोग अलग से देखते हैं आगे। द एंगुलर एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर to the earth to the surface are called latitude lines. These lines meet east to west or west to east. इसके लिए हम देखते हैं कैसे बताया क्या जा रहा है। यहाँ पर पहले यहाँ पर एक ब्लैक है, इस पर आप देखें। हम कह रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र से अगर हम यहाँ पर एक पार्ट्स बनाते हैं पृथ्वी का, मान लीजिए ये अर्थ है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ये अर्थ है, इसकी बात कर रहे हैं कि इसके केंद्र से, तो हमारी जो ये अर्थ है इसका यहाँ पर हम केंद्र बनाते हैं। इस केंद्र से सतह पर खींची गई, यानी जो ये सरफेस है इसके बीच का, इस सरफेस पर खींची गई कोणीय दिया है यानी एंगुलर दिया है। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर इस तरह डिवाइड कर दें एंगुलर, तो यहाँ पर हम देखेंगे 90 अंश बनेगा कोण, इधर देखेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ देखेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी देखेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। इसमें कहा क्या जा रहा है कि यहाँ से एक एक कोण पर अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक एक अंश पर अगर देखें तो हम यहाँ पर 90 पॉइंट्स बना सकते हैं, 90 बिंदु बन सकते हैं। वैसे यहाँ भी देखें तो भी 90 बिंदु बन सकते हैं। इन एक को दूसरे से ऐसे जोड़ते जाएंगे, वही क्या है, यहाँ भी ऐसे जोड़ देंगे, यही कहलाते हैं क्या, लैटिट्यूड्स। तो आपको इस वीडियो में ये बताया जा रहा है, इसको डिटेल से फिर से देखें। पृथ्वी के केंद्र से हमने ये केंद्र यहाँ सेंटर पे लिया, इस चित्र पर भी आप देख सकते हैं सेंटर में केंद्र है, यहाँ पर ये केंद्र है और इस केंद्र से अगर देखें तो एक 90 अंश का कोण बनाया गया है, इधर भी ऐसे करके 90 अंश का कोण बनाया गया है और दोनों तरफ देखें 15 एंगल, 30 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल, 90 एंगल। लेकिन हमें इस तरह नहीं लेना है, एक एंगल पर यानी एक अंश पर एक लाइन खींची जानी चाहिए, एक अंश पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, कोणीय, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो एंगुलर। और दूसरा पॉइंट यूज हुआ है इमेजिनरी,
यानी ये काल्पनिक है। हम लोग आते जाते हैं तो रास्ते में हमें मिलती नहीं, ओनली क्या है, कल्पनाएं हैं, इमेजिनिंग की गई है। तो ये एंगुलर हैं इसलिए क्योंकि एक अंश पर एक रेखा बनाई जाती है। एंगुलर इसलिए है कि एक अंश पर एक रेखा बनाई जाती है। इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि ये काल्पनिक है। दिया गया है लाइन्स ड्रॉ ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये अर्थ के सेंटर से हम लोग कहाँ, सरफेस पर, इस सरफेस पर, ये जो सरफेस है यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दिस लाइन मीट टू ईस्ट टू वेस्ट, यानी अगर इधर देखें, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, हम इधर से इधर को लाइनें क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, और ये पूरी ऐसे लाइन जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट को मिलाती हैं। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, हम लोग इन्हें जो है, ऐसी रेखाओं को लैटिट्यूड्स रेखाएं कहते हैं। समझ आ गया होगा। ये केंद्र है, एक अंश पर एक रेखा बननी है, इसलिए इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी जो हमारी आई है, ये भूमध्य रेखा देखते हैं या इक्वेटर क्या होता है। तो जो अभी हमने इसके पीछे यहाँ पर देखा कि हमने जैसे अभी बताया था कि ये अर्थ है, यहाँ पर एक कोण पर एक खींची जाएगी ऐसे, इनके बीच अगर देखें तो 90 अंश पर, यहाँ 90 इधर होंगी, 90 इधर होंगी, 90 इधर होंगी, 90 इधर, और इनको मिला देंगे एक से दूसरे में तो इधर 90 बचेंगी, इधर 90 बचेंगी, एक ये जीरो होगी। यानी यहाँ जीरो से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 करके 90 तक, यहाँ जीरो से शुरू होगा 90 तक। तो ये होते हैं अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश की रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो द 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। द लैंड line is a imaginary line at the same distance from the north pole and south pole on this earth's surface. Is divide the earth into the north and south hemisphere. देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये जो बीच की रेखा है ये कौन सी है, 0 अक्षांश है। इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कह रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, यह भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों से सेंटर पर है। इसके बाद कह रहा है पृथ्वी को जो है दो गोलार्धों में बांटता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर। यानी जो हमारा ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के उत्तर का ये जो पार्ट है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा और ये साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो भूमध्य रेखाएं हैं यानी इक्वेटर हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 181 है। अक्षांश के प्रत्येक समांतर एक चक्र है लेकिन वे समान नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। देयर आर टोटल 81 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज ए सर्किल बट दे आर नॉट इक्वल। देखिए अभी हमने आपको बताया था ये रेड वाली जो लाइन है, ये आपकी रेड वाली लाइन क्या है, ये आपकी इक्वेटर है। यहाँ से देखें तो 10 20 30 40 50 यानी यहाँ पर आपको इक्वेटर्स की संख्या कम दी गई है। ये यहाँ पर एक के बीच में 10 इक्वेटर्स हैं। यानी यहाँ तक देखें तो इधर कितने इक्वेटर्स हो गई, 90, इधर कितनी हो गई, 90। तो 90 + 90 बराबर 180, और ये जीरो वाली भी तो जोड़ेंगे तो टोटल कितनी हो गई, 181। यानी भूमध्य रेखा सहित टोटल 181 हैं, क्योंकि 90 इधर हैं, 90 इधर हैं, और जीरो वाली मिलाएंगे तो 181 हैं। आगे कह रहा है कि ये एक समांतर चक्र है। आप इनको देखिए फिर से, समांतर चक्र की बात है। ये यहाँ एक चक्र बना है, फिर ये आपस में राउंड है, फिर ये आपस में राउंड है, आपस में राउंड है, तो समांतर चक्र है लेकिन वे समान नहीं हैं। ये छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, और आगे वाली जाएंगे वो उससे बड़ी हो जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि ये एक प्रत्येक अक्षांश जो है एक चक्र, समांतर चक्र है लेकिन वो समान नहीं है क्योंकि उनकी साइज घटती बढ़ती रह रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानेंगे। तो
जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ दिया है जैसे कि 23.5 यन। यन का मतलब आप क्या समझेंगे, जैसे अभी इसके पहले हमने बताया था ये जीरो इक्वेटर है ना। आपको हमने बताया था ये इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर का नॉर्थ हेमेस्फीयर और नीचे का साउथ हेमेस्फीयर। तो हम इस हेमेस्फीयर को, नॉर्थ हेमेस्फीयर या नॉर्थ पोल को दर्शाने के लिए यन का प्रयोग करते हैं और साउथ पोल को दर्शाने के लिए यस का प्रयोग करते हैं। तो दिया है कि 23.5 अक्षांश नॉर्थ रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द 13 हाफ 13 यन यानी नॉर्थ लाइन इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी यहाँ पर ये जो 23.5 अक्षांश पर रेखा खींची गई है, ये जो रेखा है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जो यहाँ से 90 हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 90 हैं, जिनमें 23.5वीं वाली जो 23 और 24 के जो बीच में 23.5 अक्षांश हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा, तो वही सेम रहेगा, 23.5 अंश साउथ हेमेस्फीयर, साउथ पोल की रेखा को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, साउथ हेमेस्फीयर। तो इसमें द हाफ 23 साउथ लाइन्स इज द कॉल्ड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो इधर साउथ में 23.5 अंश पर है, ये क्या हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इसकी कुल निर्धारण इसलिए है कि हमारी जो सनरेज हैं, वो जो सनरेजें हैं वो वर्ष भर इस एरिया के अंदर ही पड़ती हैं या इस एरिया के बीच में ही पड़ती हैं, इसलिए इनका डिवीज़न किया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको याद हो गया इक्वेटर, इक्वेटर जीरो अक्षांश की जो रेखा है वो इक्वेटर है, 23.5 अंश नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 अंश साउथ यानी डिग्री साउथ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी इस चित्र में आपको सबको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये नॉर्थ हेमेस्फीयर है, यहाँ से साउथ हेमेस्फीयर है। यहाँ पर बताया गया है कि पोलर ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी ये जो लाइनें हैं ये लैटिट्यूड्स हैं। ये जीरो इक्वेटर है जो इक्वेटर कहलाती है। ये आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 कहलाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो आपकी मकर रेखा कहलाती है। इसके बाद देखें 16 7.5 यानी 16.34 एन पर जो रेखा होती है उसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं। तो नॉर्थ में नॉर्थ और साउथ में साउथ दोनों आर्टिकल सर्किल कहलाते हैं, यानी इसके ऊपर का जो भाग है वो आर्टिकल, और 16.34 यानी से 19 तक का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, यानी ये पोल है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया है व्हाट इज जोन। जोन क्या है, अक्षांश के किसी भी दो समांतर भाग के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। आपको पीछे भी बताया गया है, जैसे इनके बीच की अगर दूरी देखें तो यहाँ ठीक है आपको 10 बांटे गए हैं, लेकिन सभी के बीच का ये जो गैप है, ये गैप क्या है, समान है। यानी यहाँ पर जो ये दूरी दी गई है, एक ये दूरी क्या है, एकदम समान है। वही है, एक जोन बराबर 111 किलोमीटर होता है। जोन होता क्या है, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की जो दूरी है उसे जोन कहते हैं, और वो 111 किलोमीटर होती है। ये हमने जैसे यहाँ 10-10 में दिया है, तो 10-10 में अगर कहें तो ये 10 लैटिट्यूड्स हैं, तो इसकी गुणे 111 गुणे 10 कर दीजिए, इतनी दूरी है। तो यहाँ 10 जोन एक साथ हैं। यहाँ एक जोन मतलब एक अंश, एक से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू parallels of latitude is always equal, which is called is zone। वन जोन बराबर 111 किलोमीटर। तो जोन आपको समझ आ गया होगा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो जोन कहलाती है, और ये हमेशा क्या होती है, हर स्थान पर बराबर होती है। तो अब नेक्स्ट आते हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस।
पृथ्वी के केंद्र से तल पर खींची गई। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, वहाँ पर बताया गया था पृथ्वी के केंद्र से सतह पर, और यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग हुआ है, पृथ्वी के केंद्र से तल पर खींची गई कोणीय काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर को मिलाती हैं, या कहें ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती हैं। एंगुलर एंड इमेजिनरी लाइन्स ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ to the plane are called longitude lines. These lines meet north to south or south to north, that is pole meet pole। यानी या तो वो लाइन क्या करते हैं, these line meet north to south या south to north, या कहें कि पोल मीट पोल, यानी पोल से पोल को जोड़ती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बारे में देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये आपको देखिए इसमें चित्र में दिखाया गया है, ये देशांतर रेखाएं हैं जो आपको साफ साफ दिख रही हैं कि यहाँ से यहाँ तक आती हैं। और इनकी बात करें तो वही चीज़ है जैसे आपको बताया गया, फर्स्ट नंबर था एंगुलर यानी कोणीय है, तो यहाँ देखें तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। एक पॉइंट से हम अगर देखें तो 90 करके 360 लाइनें खींच सकते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिफरेंस क्या है, जो अभी अभी इसके पहले लॉन्गिट्यूड पढ़े उसमें हम एक कोण को दूसरे कोण से मिलाते थे, जैसे इधर का एक कोण इधर का एक कोण, और इन दोनों कोणों को हम क्या करते थे, मिलाते थे। इसलिए या ऐसे मिलाते थे, इसलिए इधर 90 बने थे और इधर 90 बने थे, 0 को लेकर 181 थे। लेकिन यहाँ इसके उल्टा है, यहाँ क्या है कि हमने एक पॉइंट लिया है, ये बिंदु लिया है, इस बिंदु से हम जो है इस बिंदु पर, यानी कहा गया है जो पृथ्वी के केंद्र से, तो यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र हमने कहाँ लिया है, हमने पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर लिया है, ये जो पोल लिखा है यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से तल पर, तल ये नीचे तली है, खींची गई कोणीय काल्पनिक रेखाएं, ये कोणीय हैं, एक एंगल पर एक खींची जा रही है। अब आपको ये समझना, एक एंगल पर एक का मतलब क्या समझना है कि यहाँ पर पूरा लैटिट्यूड में पूरी लाइन होती थी तो दो एंगल्स का एक बनता था, लेकिन यहाँ एक हाफ लाइन है, इसके पीछे की जो लाइन है वो दूसरी है, इसलिए हम एक बिंदु से जितने कोण बना सकते हैं उतनी इनकी रेखाएं हैं। तो हम एक बिंदु से अगर देखें तो एक कितने कोण बना सकते हैं, 90 अगर करें तो 90 × 4 बराबर 360। यानी यहाँ पर अगर कहें तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड हैं उनकी कुल संख्या 360 होगी। समझ आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे इस बीच के पार्ट से, देखिए बीच में सेंटर दिया है, यहाँ से 15 करके वहाँ तक 80 तक गया है, और उधर से वापस इधर से 80 तक गया है, यानी कुल 360 अंश बनाए जाएंगे और 360 अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी जो एकदम सीधे आकर मिलेंगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि ये जो लैटिट्यूड हैं इनमें अगर इनके पार्ट्स की बात करें तो जैसे आपको बताया गया था पीछे कि ये मान लीजिए है, यहाँ केंद्र हमने माना यहाँ पर, और यहाँ नीचे तल माना, और ऐसे लाइन हम खींचना शुरू करते हैं तो ये क्या कहलाती हैं, यही लाइनें कहलाती हैं अक्षांश। इसमें जो पहली वाली लाइन है उसे 0 मानते हैं, इधर से 1 2 3 4 8 करके 180 इसके पीछे जस्ट रहेगी, और इधर से 180 से लेके 360 तक लाइनें रहेंगी। तो आगे देखते हैं कि ग्रीनविच रेखा क्या है। तो जो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं, और लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड दोनों को अगर कहें तो ग्रीनविच एक शहर है, ग्रीनविच एक शहर है जो इंग्लैंड में स्थित है। उस स्थान पर बैठकर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का निर्धारण किया गया था। इसलिए जो पहली लैटिट्यूड होती है, 0 लैटिट्यूड है, वो ग्रीनविच से ही मानी जाती है, क्योंकि जहाँ से इनका निर्धारण किया गया था, इसलिए 0 देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं।
तो जीरो देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। इन रेखाओं का निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर पर बैठकर किया गया था। आपसे पूछा जाए कि जीरो देशांतर को ग्रीनविच क्यों कहा जाता है, तो आप सीधे से बताएंगे ग्रीनविच एक इंग्लैंड का शहर है जहां से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हमने जनरेट किया या बनाया, इसलिए जीरो देशांतर को वहीं से माना जाता है और उसे ग्रीनविच नाम दिया गया। इसके बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। यानी द जीरो एंगल्स लाइन्स इज नो एज द ग्रीनविच लाइन्स। दीज लाइन्स वेयर determined by sitting in the Greenwich city of the England. Therefore, 0 degree latitudes is estimated to be the same and is named Greenwich. Is line on the left are called the between longitude and the right side line are the ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यानी यहाँ दे दिया है कि जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, वो जीरो देशांतर, ये जो 0 डिग्री की लैटिट्यूड है, इसके लेफ्ट वाली वेस्टर्न है और इसके राइट वाली क्या है, ईस्टर्न है। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र है जिसमें आपको दिखाया गया। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से 16, 19, 20, 80 यहाँ पर आपको कम दिखाई गई हैं। यहाँ से यहाँ तक 180 रेखाएं हैं, इधर भी 180 रेखाएं हैं। तो ये जो यहाँ पर रेखा है, ये आपकी जीरो देशांतर रेखा कहलाती है। ये जीरो देशांतर रेखा है। फिर कहा गया इसके राइट साइड अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो पीछे आप फिर से जाएंगे एक बार, देखें यहाँ दे रहा है कि कार्ड लेफ्ट कार्ड वेस्टर्न और राइट साइड का क्या होगा, ईस्टर्न। तो यहाँ फिर से देखिए, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, तो इधर क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये लेफ्ट साइड है, इधर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यानी कि इस रेखा से, जो ये हमारी रेखा है जीरो देशांतर, जीरो अंश की लॉन्गिट्यूड है, इसके इधर का पार्ट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएगा और इधर का पार्ट वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। जैसे हमने अभी लैटिट्यूड पढ़े थे, वहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ था, तो यहाँ ईस्ट और वेस्ट है, यानी इनके आगे ई और डब्ल्यू लिखा जाएगा, जैसे वहाँ एन और एस लिखा जाता था। समझ आ गया? तो ये है जीरो देशांतर, जिसे ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। अब आगे देखेंगे, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। सीधे से बता दिए, एक बिंदु से निकल रही हैं। इस पॉइंट से जितने कोण बनेंगे उतनी रेखाएं होंगी, क्योंकि एक एंगल्स पर एक लाइन होती है। विषुवत रेखा में इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.3 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों की ओर क्रमशः दूरी कम होती जाती है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ से अगर हम इसे विषुवत रेखा मान लें, ये हमारी विषुवत रेखा मतलब समझ रहे हैं, इक्वेटर है। अगर हम इसे इक्वेटर मानते हैं तो इस इक्वेटर से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो गैप है देशांतरों का वो सेम है, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर यानी एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का जो गैप है वो 111.3 किलोमीटर है। लेकिन आगे क्या है, ध्रुवों की ओर क्रमशः दूरी कम होती जाती है। आप यहाँ से देखिए और ध्रुव की ओर आइए, इसमें दूरी लगातार क्या होती है, घटती जाती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है। जैसे आपको बताया गया था, दो अक्षांश से आता है, टू लैटिट्यूड्स के बीच के जो गैप है उसे हम जोन कहते थे। तो टू लॉन्गिट्यूड के बीच की जो गैप्स है, डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहेंगे, गोर कहेंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स 316। द डिस्टेंस बिटवीन them on the equator is maximum 111.32 kilometers, while the distance toward the pole decreases progressively, यानी कि इसमें क्या है, decreases progressively. The distance between two longitude lines is called गोर, यानी दो के बीच का जो गैप है उसे हम गोर के नाम से जानते हैं। दो लाइनों के बीच को हम गोर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी को गोर कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज़, अलग चीज़ जानना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी है उसे तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो यहाँ टाइम देखना है।
आपको ऐसे समझना है कि ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने को आ सकता है कि हमारी जो अर्थ है उसे एक एक जो लॉन्गिट्यूड होती है उस एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड यानी गोर जो होता है 111.3 किलोमीटर, उस दूरी को तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, यानी द टाइम टेकन बाय द अर्थ ऑफ डिटरमाइंड द डिस्टेंस गोर फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड टू अनदर। देखिए अब आपको इससे समझना कैसे है। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 24 हावर्स में एक राउंड लगाती है, एक चक्कर घूम जाती है 24 घंटे में। एक राउंड घूमने का दूसरा अर्थ हम ये भी तो लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 या 360 लॉन्गिट्यूड घूमती है। पृथ्वी घूम गई तो हमारी पृथ्वी में लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360 हैं। जब एक बार पृथ्वी घूम गई तो मतलब 360 देशांतर घूम गई। तो क्वेश्चन ऐसे बदल दीजिए कि हमारी अर्थ 24 आवर में 360 लॉन्गिट्यूड को रोटेट करती है या ट्रेवल करती है। तो हमें निकालना है 1 लॉन्गिट्यूड को ट्रेवल करने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगेगा। तो टोटल लॉन्गिट्यूड विल ट्रेवल इन 1 हावर्स, यानी अगर यहाँ देखें कि टोटल लॉन्गिट्यूड ट्रेवल्स इन 1 हावर, यानी एक पहले हम निकालेंगे कि 1 हावर्स में हमारी पृथ्वी कितने लॉन्गिट्यूड्स को ट्रेवल करती है। तो 360 लॉन्गिट्यूड हैं, पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, इसलिए 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का निकलेगा, तो आएगा 15 लॉन्गिट्यूड्स, यानी 15 देशांतर 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है। अभी क्या निकला, 1 घंटे में 15 देशांतर निकला है, यानी कि 1 हावर्स इन ट्रेवल 15 लॉन्गिट्यूड्स। हमें निकालना क्या है, 1 लॉन्गिट्यूड ट्रेवल टाइम्स, यानी एक लॉन्गिट्यूड को घूमने में कितना समय लगेगा, हमको निकालना है कि 1 लॉन्गिट्यूड ट्रेवल टाइम्स। इसलिए अब 1 घंटे में 15 निकाले हम 15 लॉन्गिट्यूड, तो हम घंटे को क्या करेंगे, 1 घंटे से इसको डिवाइड कर दे तो आ जाएगा। तो हम 1 हावर्स को मिनट में बदले और हो गया 16, 60 मिनट हुआ 1 घंटे में। डिवाइड किए किससे, 15 से, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है, तो एक देशांतर 16/15 हो जाएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 मिनट। यानी आंसर आपका हुआ कि हमारी अर्थ को एक लॉन्गिट्यूड को ट्रेवल करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये सवाल है, इसको आप लगा के अच्छे से देख सकते हैं, हमने लगभग सब तरीका बता दिया है। नेक्स्ट है, अभी आपने जो ग्रीनविच देखा था, हमने बताया था ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने ग्रीनविच कहा था क्योंकि ग्रीनविच नामक शहर से पहली देशांतर निकली थी। अब यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि GMT बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। उसी को, जिसका नाम ग्रीनविच था, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। इससे अंतरराष्ट्रीय मानक समय, इसे जो है यानी ग्रीनविच मीन टाइम को हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। इसे हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय को मानक मानकर संसार के विभिन्न क्षेत्रों के समय का निर्धारण किया जाता है, या दूसरे में शब्द हम कह दें कि विश्व के समय का जो निर्धारण है, जो विश्व की घड़ी है, वो ग्रीनविच टाइम मीन से चलती है। या ग्रीनविच रेखा पर जब सूर्य की किरणें दोपहर के 12 बजे सीधी पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें ग्रीनविच रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो उस समय जो दोपहर का 12 होता है, या कहें कि 12 नून होता है। तो 0 लॉन्गिट्यूड नो एज ग्रीनविच मीन टाइम, दिस इज कॉल्ड ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। टाइम इज डिटरमाइंड इन डिफरेंट कंट्रीज of the world by taking is these time as a standard। समझ आ गया होगा। अभी इसके बारे में और देखते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे हमने आपको बताया था कि जो 0 अक्षांश है वो जो है क्या है, ग्रीनविच टाइम है। 0 के जस्ट पीछे जाएंगे तो 180 अंश मिलती है। तो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे हमने आपको बताया 0 देशांतर, जिसे हमने इंटरनेशनल मतलब ग्रीनविच टाइम लाइन कहा या इंटरनेशनल समय रेखा कहा, वैसे ही ये होता है अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन है।
और यह जो है विश्व की तिथि का निर्धारण करती है। तो यह है कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इसे यमुनोत्तर रेखा, यमुनोत्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि मीडिएटर है, बीच से मध्य है। इससे विश्व में तिथि का निर्धारण होता है, यानी जो डेट चेंज होता है या जो दिन चेंज होता है वो किस आधार पर होता है? ये इंटरनेशनल डेट लाइन से होता है या 180 अंश देशांतर से होता है। तो द 118 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स इज नो एज द इंटरनेशनल डेट लाइन्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द arbitrary lines. These determines the date in the world, यानी इसके द्वारा विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है या वर्ल्ड के समय का निर्धारण होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसी के बारे में बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि 180 अंश की जो देशांतर रेखा है इसे 1884 के वाशिंगटन में एक सभा बुलाई गई, असेंबली बुलाई गई, और उस असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में 180 अंश की देशांतर को माना गया। यह प्रशांत महासागर के उत्तर दक्षिण तक फैली है, यानी प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अभी आप पीछे देखे हैं, ये आपको दिखाया गया है कि ये 180 अंश की देशांतर रेखा है, ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में स्थित है। इसके जस्ट आगे उस पार अगर देखें तो सेम सामने क्या होती है? ग्रीनविच टाइम लाइन होती है। ग्रीनविच टाइम लाइन के जस्ट पीछे क्या होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। तो इसमें कहा गया ये टेढ़ी मेढ़ी है। एक देश के विभिन्न भागों या द्वीपों का समय एक समान रखने के लिए, किसी देश के बीच से निकल रही है तो उसके समय को डिस्टर्ब कर देगी, आधे में दूसरा डेट रहेगा और आधे में दूसरा डेट रहेगा। इसलिए एक देश के विभिन्न भाग और द्वीप समूहों को का समान समय रखने के लिए आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप से बचने के लिए पूर्व की ओर इसे बेरिंग जल संधि, इसे जो क्या किया गया कि पूर्व की ओर बेरिंग जल संधि से निकाली गई और बेरिंग सागर से यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। फिर फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड को दूर रखने के लिए इसे फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ा जाता है। तो इसे देख लेते हैं, आगे चित्र में दिखाते हैं। द लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री इज considered the international date line in 1884 in the Washington Assembly. It is a zigzag lines. zigzag का मतलब जानते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, extending north south of the Pacific Ocean. तो पैसिफिक ओशियन से निकलती है to keep the time of different parts of a country or island the same. This line was drawn from the Bering Water Treaty during East a wide to the contents at 70 degree north latitude in the Arctic Ocean. In the Bering Sea, it is diverted to the west to keep the Fiji Island and New Zealand away. It turns east in the South Pacific Oceans. इसके बारे में देखते हैं, ये चित्र है। देखिए बताया गया कि इसमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ से ये लाइन आपकी 180 है। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल देते, दिक्कत क्या होती कि जो ये पार्ट है यहाँ पर, इस पार्ट में ये जो पहले इसको अलास्का कहते थे अब रसियन का पार्ट है, इस पार्ट का दिन अलग हो जाता है। यानी अगर यहाँ अगर देखें तो इस इधर अगर मंडे होता तो इधर संडे होता, ठीक है ना। तो डे अलग होने के समस्याओं के कारण किया क्या गया कि इस लाइन को यहाँ से डाइवर्ट किया गया और ये बेरिंग जल संधि है, ये यहाँ पर बेरिंग जल संधि है और बेरिंग जल संधि से इसे क्या किया गया, निकाला गया और फिर कहाँ आई, ये कहाँ पर आ गई, वहीं ओशियन सागर। अब इसके बाद ये प्रशांत महासागर से ये इसके लिए क्यों टेढ़ी है, इसके टेढ़ी करने का कारण है कि ये इनके द्वीप समूह हैं,
इनके द्वीप समूहों का भी टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्यों मोड़ी गई, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है और ये न्यूजीलैंड के द्वीप समूह हैं। तो अगर यहाँ अगर इसे हम सीधा निकाल देते, यहाँ इस लाइन को अगर सीधी कर दी जाती तो न्यूजीलैंड के जो आइसलैंड हैं वो अलग हो जाते और उनके टाइम अलग हो जाते। तो इस न्यूजीलैंड को बचाने के लिए या इसके आइसलैंडों का टाइम सेम रखने के लिए इसे इस तरह फिर से मोड़ा गया। तो आपको समझना है कि 180 जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यानी जिगजैग है, और बेरिंग जल संधि से निकलती है, पैसिफिक सागर पर है। ओके, आगे देखते हैं। यदि हम 180 अंश देशांतर को पश्चिम से पूर्व को पार करते हैं, देखिए इसमें कई तरीके हैं। हम 180 अंश की देशांतर यानी 180 अंश की लॉन्गिट्यूड को पार कर सकते हैं, जीरो देशांतर ग्रीनविच टाइम को पार कर सकते हैं, दिन में पार कर सकते हैं और मध्य रात्रि को पार कर सकते हैं। तो हर जगह की कंडीशन अलग अलग है। हम आपको यहाँ समझाते हैं, फिर पीछे वाले मैप पे चलते हैं, वहाँ फिर दूसरा बताते हैं। यहाँ दिया है यदि हम 180 अंश की देशांतर को पश्चिम से पूर्व पार करते हैं तो हमें 12 घंटे जोड़ने होंगे, और यदि इस प्रकार हम 180 अंश देशांतर को पूर्व से पश्चिम पार करते हैं तो 12 घंटे घटाना होगा। ये देखिए ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर ये 180 अंश की देशांतर है। तो इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। क्या कह रहा है कि हम 180 अंश के देशांतर को पश्चिम से पूर्व यानी इधर से इधर को आते हैं तो हमें क्या करना है, 12 घंटे अपनी घड़ी को बढ़ा लेना है, 12 हावर्स इंक्रीज करना है, या कहें कि 12 हावर्स बढ़ाने हैं। दूसरी कंडीशन, यदि हम इसे पूर्व से पश्चिम को जाते हैं तो हमें 12 हावर अपनी घड़ी को पीछे करना है। ये पहली कंडीशन बताई गई, हम कभी भी पार कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ वी क्रॉस 118 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देन वी हैव टू ऐड 12 हावर। सिमिलरली इफ वी क्रॉस 180 लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी विल हैव टू रिड्यूस 12 हावर। लेकिन यही कंडीशन चेंज कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन से हम मतलब नहीं रख रहे हैं, हम मतलब रख रहे हैं कि यदि हम 180 अंश की इस देशांतर को 180 अंश की इस देशांतर को रात को 12 बजे या जिसे हम कहते हैं 24 हावर पर क्रॉस करें, तब कंडीशन क्या होगी। अगर हम रात को 12 बजे इसे क्रॉस करते हैं और हम सेम काम करते हैं, इस वेस्ट से ईस्ट को आते हैं, रात को 12 बजे वेस्ट से ईस्ट को आएंगे तो हमें ऐड ए डे, एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ मंडे है, यहाँ आज मंडे है तो यहाँ आज क्या है, संडे है, ठीक है ना। हम संडे से जब 12 बजे मूव करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे ट्यूसडे में पहुँच जाएंगे। यानी हमें एक दिन क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। संडे को हमने रात को 12 बजे 180 जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने वेस्ट टू ईस्ट अगर ट्रांसफ़र किया या चेंज किया तो हमें 1 ए डे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जैसे यहाँ दिया है देन हैव टू ऐड 12 हावर, 12 हावर नहीं ऐड करना, 1 डे ऐड करना है, क्योंकि इधर संडे इधर मंडे। जब हम संडे से इधर आएंगे तो जब 12 बजे इधर पहुँचेंगे तो मंडे क्या हो चुका होगा, ट्यूसडे, यहाँ हो जाएगा मंडे। तो हम सीधे संडे से चले कहाँ पहुँच गए, ट्यूसडे में। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है कि यदि हम रात को 12 बजे ही इस 180 लॉन्गिट्यूड्स को ईस्ट टू वेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, पूर्व से पश्चिम को ट्रांसफ़र करते हैं, तब कंडीशन क्या होगी। जब हम पूर्व से पश्चिम को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ मान लीजिए आज मंडे था, यहाँ संडे था, तो हम मंडे से चलेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, मंडे में पहुँच जाएंगे। यानी सब्सट्रैक्ट्स ए डे, हमें एक दिन घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम मंगल को यहाँ से वहाँ चले तो हमें बुध में जाना, सोमवार को हमने चला तो हमें मंगल में जाना चाहिए, ट्यूसडे जाना चाहिए, लेकिन हम कहाँ पहुँच गए, मंडे चले, मंडे में पहुँच गए। तो हमें अपने कैलेंडर को एक दिन क्या करना पड़ेगा,
पीछे करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है। अब इस हम 180 लाइन को छोड़ देते हैं, एक यहाँ, अब अगर हम यहीं पर एक नया ग्राफ बना दें, ये और यहाँ पर ये हम मान लेते हैं 0 अंश। अब देखिए 0 अंश मानने का फर्क क्या होगा, यहाँ इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, लेकिन जब हम 0 देशांतर की बात करेंगे तो इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। समझ आ गया कि नहीं आया? ये पीछे की लाइन है इसलिए इधर वेस्ट इधर ईस्ट है, ये आगे 0 देशांतर है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये 180 लॉन्गिट्यूड है, इसलिए जब पीछे से देखेंगे तो वेस्ट इधर होगा ईस्ट इधर होगा, जब आगे से देखेंगे ईस्ट यहाँ है वेस्ट यहाँ है। अब सेम कंडीशन यहाँ भी वही करिए। हमारी अर्थ जो मूव कर रही है वो कैसे मूव कर रही है, हमारी अर्थ ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना। अब हम अगर 0 देशांतर में यही कंडीशन लागू करें, ईस्ट से वेस्ट जाएं, 0 देशांतर का ईस्ट से वेस्ट जाएं, तो यहाँ आज अगर देखें, ओ ये तो पूरा हट गया, देखते फिर से बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ये 0 देशांतर है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करना चाहते हैं 0 देशांतर से, 0 लॉन्गिट्यूड से, तो यहाँ अगर आज मंडे है तो यहाँ क्या था, संडे है। अब क्या है, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो हम मंडे से चलेंगे और मंडे में पहुंच जाएंगे, यानी अब ईस्ट से वेस्ट जाने पर हमें एक दिन घड़ी घटानी पड़ेगी। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट आएंगे तो संडे से चले थे ट्यूसडे में आ जाएंगे, हमें एक दिन घड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो जस्ट जितना हम इस 180 अंश के देशांतर पर जो कंडीशन पढ़े उसकी सेम उल्टा कंडीशन 0 देशांतर को पार करने पर होगी, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन बनी है, तीनों कंडीशन को समझना है। हमने एक कंडीशन यहाँ डाउनलोड किया है, आपको दिखाया है कि हम किसी भी समय 180 अंश के देशांतर को पार कर लें। दूसरी कंडीशन है रात को 12 बजे पार करें। तीसरी कंडीशन है रात को 12 बजे हम जो 0 डिग्री की हमारी लॉन्गिट्यूड है उसको पार करें। तो तीनों कंडीशन पर डे घटते बढ़ते हैं। इस मैप पे आप ऐसे समझिए कि अगर आज इधर इस मैप में अगर देखें कि आज यहाँ मंडे है तो यहाँ पर संडे होगा, क्योंकि ये वेस्ट है ये ईस्ट है, हमारी ये 180 की लाइन है, इसलिए इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, यहाँ संडे है यहाँ मंडे है। हम इधर से अगर रात को इधर आते हैं तो यहाँ उस दिन यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा और यहाँ पर दिन हो जाएगा मंडे, यानी हम मंडे से चले कहाँ पहुँच गए, मंडे में, यानी हमें अपने कैलेंडर को एक दिन क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से अगर देखें तो ये हमारी लाइन है और इधर से हम इधर आते हैं, संडे को हम इधर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ मंडे था, अगला दिन यहाँ मंडे होगा यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा, यानी हम संडे से चले कहाँ पहुँच गए, ट्यूसडे में। हमें अपने कैलेंडर को एक दिन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसे आपको समझना है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय मानक समय रेखा। पहले आपको समझना है स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या होती है, फिर समझना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है। तो स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है, किसी भी देश द्वारा अपनी सीमा के लगभग मध्य भाग से एक मानक रेखा तय की जाती है जिससे देश के समय का निर्धारण होता है। भारत ने अपनी मानक रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर में स्थित है और इसे इसने अपनी मानक रेखा माना है। ए स्टैंडर्ड लाइन इज फिक्स्ड फ्रॉम द मिडिल ऑफ एनी कंट्री टू इट्स बाउंड्रीज which determine the time of the country. The standard line of India is located at half 82 degree east longitudes which determined the time of India। यानी आपको इसमें समझना है कि इसके लिए भारत का जो मध्य है, पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है कि किसी भी देश द्वारा अपनी सीमा के लगभग मध्य से एक मानक रेखा क्यों बनाई जाती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, हम भारत की बात करते हैं। भारत में जितनी भी ऑफिसें हैं उन ऑफिसों के चलने का टाइम क्या है, 9 बजे से चलेंगी और शाम को 4 बजे बंद होंगी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर अपने मानक रेखा को समय न माने
और ब्रिटेन के टाइम को मान लें, किसका, ग्रीनविच रेखा का मान लें, तो ग्रीनविच रेखा से भारत के जो मानक समय है उसमें 5.5 घंटे का डिफरेंट है। इसके आगे उसे हम समझाएंगे। तो 5.5 घंटे का डिफरेंट मतलब 9 + 5:30 बजे हमारी ऑफिस खुलेगी, उतने आगे हैं हम, 9 + 5:30 बजे चलेगा। यानी कि यहाँ अगर देखें तो 9 से अगर जोड़ें तो 10, 11, 12, 1, 2, 2:30 बजे के पास हमारा ऑफिस चलेगा। और 4 की जगह 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9:30 बजे हमारी ऑफिस बंद होगी। तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ होंगी, क्योंकि हम डे काम करना चाहते हैं, हाफ डे के बाद हम काम करेंगे और हाफ नाइट तक काम करेंगे। इस असुविधा को समाप्त करने के लिए हमने क्या किया कि अपनी बाउंड्री के बीच से हमने एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन बना लिया, और जब सूर्य की किरण उस स्टैंडर्ड टाइमलाइन पर सीधी पड़ेगी मतलब उस समय भारत का 12 बजा होगा। ठीक है ना। तो हर कंट्री के साथ ये समस्या है, इसलिए हर एक कंट्री इस समस्या से निपटने के लिए क्या करती है, एक अपनी सीमा के मध्य से, अपनी बाउंड्री लाइन के बीच से एक टाइमलाइन, स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाती है या एक समय रेखा तैयार करती है, जिसे हम मानक रेखा या स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जानते हैं। भारत ने की बात करें तो भारत का जो लैटिट्यूड डिवीज़न है वो लगभग 30 है, उसके 20 से उसने 82.5 पर 82.5 अंश की पूर्वी देशांतर को माना है, और उसी से भारत का समय चलता है। तो देखें, स्टैंडर्ड लाइन इज फिक्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द एनी कंट्री इट टू इट बाउंड्री विच डिटरमाइंड द टाइम ऑफ द कंट्री। द स्टैंडर्ड line of the India located half 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड which determined the time of India, यानी इससे भारत के समय का निर्धारण होता है। अब देखिए, जो ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन है इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, आप यहाँ एक लाइन देख रहे हैं मैप में, ये 5 राज्यों से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा एमपी में आती है, छत्तीसगढ़ आती है, उड़ीसा आती है और ये आंध्र प्रदेश आती है। तो आपसे पूछा जाए कि जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये मतलब पासेस थ्रू 5 स्टेट यानी 5 स्टेटों से गुजरती है, और नाम कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप मैप में बढ़िया से देख सकते हैं ये कैसे टाइमलाइन भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यानी भारत का समय इस टाइमलाइन से चलता है। नेक्स्ट है, भारत का जो मानक टाइम है 82.5 यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर, हमने आपको बताया था EW देशांतर में चलता है, में स्थित है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। बताना अलग चीज़ होता है, आपको याद रखना अलग चीज़ है कि आप जान लिए कि ग्रीनविच टाइम से भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे है ये जानना है, इसके बारे में डिफाइंस है, बढ़िया से जानना है। तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइमलाइन इज लोकेटेड half 82 east longitude which in 5 hours 30 minutes ahead the GMT या ग्रीनविच मीन टाइम, यानी भारत का टाइम जो है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो कैसे, हमें कैसे निकालना है ये समझना है। हम निकालते कैसे हैं, डिफरेंस ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड लाइन फ्रॉम ग्रीनविच लाइन। देखिए, हम आपको बता चुके हैं पहले कि जो लॉन्गिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में पृथ्वी को घूमने में, अर्थ को ट्रेवलिंग करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर हम अपने स्टैंडर्ड टाइमलाइन से ग्रीनविच टाइमलाइन को घटा दें तो हमें बीच का गैप प्राप्त होगा, और उसमें मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हमें पता हो जाएगा कितने टाइम में पृथ्वी घूमती है। तो वही है डिफरेंस ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड लाइन फ्रॉम ग्रीनविच लाइन। तो हमारी स्टैंडर्ड लाइन कितनी है, 82.30, और ग्रीनविच कितनी है, 0, हमने घटा दिया, कितना आया, 82.5। अब आगे है, इफ़ द अर्थ टुक 4 मिनट्स टू रोटेट 1 लॉन्गिट्यूड, यानी दिया है कि हमारी अर्थ है जो 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड रोटेट करती है, देन टाइम टेकन टू ट्रेवल्स 18 टू हाफ 82 लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जब एक लॉन्गिट्यूड घूमने में 4 मिनट लगते हैं तो 82.5 लॉन्गिट्यूड घूमने में कितना समय लगेगा। तो पहले 82 से देखते हैं, 82 × 4 यानी 328 या 328 मिनट्स आ गया। एक देशांतर घूमने को 4 मिनट लगता है तो आधा देशांतर घूमने में 2 मिनट, इन दोनों को जोड़ दीजिए यानी 330 मिनट्स हो गया।
अब इस 330 मिनट्स को हावर्स में चेंज कर लीजिए, यानी 60 से डिवाइड कर दीजिए, 5 घंटे 30 मिनट आ गया। तो आपको याद नहीं करना है, मेथड समझना है कि एक देशांतर को घूमने में इतने मिनट लगता है। अब कहीं से कहीं के टाइम पे डिफरेंट पूछ ले, आपको यही करना है, उन दोनों के बीच की लॉन्गिट्यूड्स को आप क्या करिए, सबसे पहले उनका डिफरेंस कर दीजिए, घटा दीजिए, और उसमें फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 4 का, अपने आप टाइम निकल आएगा। ठीक है। अगला है अक्षांश और देशांतर का उपयोग क्या है। यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी हमने जो ये पढ़ा अभी तक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, इनका यूज क्या है, यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसको समझना है, भूगोल में किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए ऐसे पूछा जाए कि दिल्ली कहाँ है, भारत कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो किसी भी भौगोलिक या भूगोल के किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। यानी हम किसी भी स्थान की स्थिति बताएंगे कि वो कहाँ स्थित है, तो कैसे बताएंगे, अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करके बताएंगे। जैसे भारत को कहा जाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 2 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी इन जियोग्राफिकल द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स of that place are used to describe the location of a place, as a mainland of India lies between 8 degree 4 minutes to 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minutes to 97 degree 25 minutes each ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये कैसे है, अभी इसकी स्थिति अब आगे चैप्टर पे चलेंगे तो इसको हम ग्राफ बनाकर बताएंगे कि 84 क्या है, 37 क्या है, 68 क्या है और 27 क्या है। आपको सिर्फ यहाँ इतना समझना है कि जो अक्षांश और देशांतर का यूज है, जो यूटिलाइज है, उसका यूज है, वो सिर्फ यही है कि किसी भी स्थान के स्थिति को बताने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया, भारत की स्थिति को बताने के लिए हम ऐसे बताते हैं कि भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 2 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसके बारे में अब अगला चैप्टर ही आपका शुरू होगा, साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले लोकेशन शुरू होगा और इस लोकेशन को हम यहीं से डिफाइन करेंगे, इस चैप्टर को हम यहीं से शुरू करेंगे कि भारत का भूभाग 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 2 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो नेक्स्ट लेक्चर पर इस चैप्टर को आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को 2-3 बार अच्छे से देखेंगे और इन सभी चीज़ों को समझेंगे।